हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानव आहार पढ़ना चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव आहार क्या है? मानव आहार से क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में इससे बनते हैं जूनियर सीटेट में। जूनियर सीटेट में इससे टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं कि मानव आहार क्या है, मानव पोषण क्या है। तो मानव आहार भी देखेंगे, जंतुओं का जो आहार है इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। मानव का आहार, जंतुओं का आहार दोनों इस वीडियो में मानव के आहार देखेंगे। मानव से आहार से रिलेटेड इसमें जितने भी टॉपिक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इससे रिलेटेड जितने देखिए टॉपिक हैं हमने लिया हुआ है। इससे क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में प्रोटीन से, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन से, विटामिन से, एंजाइम से, इससे श्योर है इससे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के जूनियर के एग्ज़ाम में। जूनियर के जितने भी टॉपिक हैं मैं उसको कवर करवा रही हूँ। ये एनसीईआरटी के बेस से है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके टॉपिक से ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो उसी का मैं पढ़ाती हूँ। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 6, 7, 8, 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानव आहार क्या है इसके बारे में देख लीजिए, पूरा इसका अच्छे से आप पढ़िएगा। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये रही बात सीटेट की ही नहीं, जूनियर में सीटेट में जो आप डाले होंगे जिसका साइंस ग्रुप होगा वो इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसके से क्वेश्चन आपको सुपर टेट में भी मिलेगा। मानव आहार से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, विटामिन से, इससे रिलेटेड आपको इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला मानव आहार क्या है? इसको ह्यूमन डाइट इंग्लिश में कहा जाता है। क्या है ह्यूमन डाइट? कि मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह मानव का आहार कहलाता है। जिस आहार में 7 श्रेणियों में पोषक तत्व मिलते हैं तो भोजन के अंग कहलाते हैं। 7 ऐसी चीज़ें हैं पोषक तत्व जिससे मिलते हैं, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वो भोजन के अंग कहे जाते हैं। चलिए वो 7 अंग या 7 पोषक तत्व कौन-कौन से हैं, 7 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं इसको देखते हैं। पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहली जो चीज़ है वो है क्या? कार्बोहाइड्रेट। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन, तीसरा है मिनरल साल्ट, चौथा है वाटर, पाँचवां है प्रोटीन, छठा है फैट और सातवां है न्यूक्लिक एसिड। ये 7 जो प्रमुख तत्व हैं ये सातों हमको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन से भी क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन से क्वेश्चन ईवीएस में भी बनते हैं। प्राइमरी के ईवीएस का जो 30 नंबर का आता है उससे प्राइमरी के ईवीएस में विटामिन से क्वेश्चन बने हैं। मिनरल साल्ट से बने हैं। ये जो हमारा ये वीडियो आपको प्राइमरी में भी वर्क करेगा और जूनियर में भी, क्योंकि प्राइमरी में भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन बनते हैं। उसका भी एक टॉपिक है, आप देखेंगे उसमें भी है कि ईवीएस में प्राइमरी के जो सीटेट का ईवीएस है उसमें भी ये सब टॉपिक हैं। विटामिन से तो अक्सर है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इससे क्वेश्चन रहता है। पहला इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट का अब इसका निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ये CHO का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इससे ये कंपोजिशन से ही पूछता है इसका निर्माण किस-किस से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के और वो भी अनुपात भी पूछता है, कितने अनुपात में ये दोनों तीनों चीज़ें मिलती हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये अनुपात है 4:2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। अनुपात निश्चित होने के कारण यह यौगिक का रूप लेता है। अनुपात निश्चित होने के कारण यह यौगिक का रूप होते हैं। तो इसका निर्माण ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ये याद रहना चाहिए। कंपोजिशन कितने अनुपात में, 4 अनुपात में कार्बन मिलेगा। ये देखिए ऐसे चेंज कर देगा, इसमें दे देगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके बाद अनुपात कहेगा 1:4:2।
तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, इससे आपको ये याद रहना चाहिए कार्बन कितने अनुपात में रहता है, हाइड्रोजन कितने अनुपात में रहता है और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है। तो कार्बन 4 के अनुपात 4 रहता है, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में रहता है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात रहता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन कितने अनुपात में रहता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ चलते हैं, ये टॉपिक क्या है, रसायन की भाषा में इसे सैकेराइड या हिंदी में शर्करा कहते हैं। ये सैकेराइड किसका नाम है? अगर रासायनिक विज्ञान में इसको कहेंगे तो इसको जो है सैकेराइड कहते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन यही चीज़ अगर हिंदी में बोलते हैं तो शर्करा बोलते हैं, तो इसको शर्करा बोलते हैं। सभी खाद्यान्न, अगला पॉइंट क्या, सभी खाद्यान्न या खाद्यान्न यानी का मतलब अनाज। अनाज, मीठा फल कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं और शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य अगर स्रोत कोई होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। खाद्यान्न में जैसे जैसे चावल, दाल, जितने भी ये खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं उसमें मीठा फल में, जैसे मीठे फल में हो गया जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये जो मीठे फल, अंगूर में तो साइट्रिक वो पाया जाएगा, मीठे फल में ये पाया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत, शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या है अगला है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। देखिए सीटेट में जो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, सब में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सारे जो पॉइंट हम बता रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आपको लाइन टू लाइन याद रहने चाहिए। क्योंकि जैसे ऐसे ही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर दूसरा देगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटने से 4.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.8 मिलती है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो सिर्फ ये सब पॉइंट सारे याद रहने चाहिए। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इतने पॉइंट मेन पॉइंट है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट के नाम देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट वो कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्लूकोज के बारे में जान लीजिए, कहाँ पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, फ्रक्टोज के बारे में, गलेक्टोज के बारे में, जिलेटिन के बारे में, इस सब के बारे में आप समझ लीजिए, जान जाइए कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। वैसे अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अगर उसमें जाते हैं प्रकार में, तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड ऐसे ही शर्करा में बाँटी हुई हैं। तो उसके प्रकार से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्लूकोज को मतलब बताया है कि मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, इसमें डिवीजन किया गया है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताएं, लेकिन सबसे क्वेश्चन नहीं बनते। ग्लूकोज के बारे में पढ़िए। देखिए ग्लूकोज सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है। ये प्रचुर स्रोत इसका क्या है? अंगूर। इसलिए इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। इसे कोष की ईंधन भी कहते हैं। अब ग्लूकोज के बारे में क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, सबसे सरल शर्करा अगर कोई है तो ग्लूकोज। अगर कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है तो वो ग्लूकोज है। ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? प्रचुर मात्रा, सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो अंगूर में पाया जाता है। और अंगूर की सर इसे अंगूर इसलिए अंगूर में सबसे ज़्यादा पाए, इसलिए अंगूर की शर्करा इसे कहते हैं। इसे कोष की ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका को सबसे पहले अगर कोई खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद अगर ऊर्जा मिलती है तो वो ग्लूकोज से खाने पे मिलती है। इसलिए कोशिका को ऊर्जा का फैक्ट मतलब ऊर्जा सबसे पहले इसी से मिलती है, इसीलिए इसको कोष की ईंधन भी कहा जाता है। अब देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। कौन? दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है तो कौन होती है? ये फ्रक्टोज होता है। दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है तो कौन होता है? ग्लूकोज होता है।
दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, इसे फलों की शर्करा कहते हैं, फलों में या शहद में मिलता है। अगर आप समझिए शहद में और फल में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक ऐसा है जो इसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कहा जाता है। ये फलों में फलों की शर्करा का क्योंकि वो फलों में पाया जाता है और शहद में क्या पाया जाता है जो मीठा लगता है, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन फ्रक्टोज पाया जाता है। फलों की शर्करा किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं, क्योंकि सभी जितने मीठे फल हैं सभी में फ्रक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज देख लेते हैं, सुक्रोज क्या है, यह गन्ने के रस में मिलती है और चुकंदर से प्राप्त होती है। इसे चीनी और गुड़ बनाए जाते हैं, इसे टेबल शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज गन्ने का रस अब लिए होंगे, गन्ने के रस में चुकंदर में अगर सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है तो गन्ने के रस में और चुकंदर में पाया जाता है। इसे चीनी की या गुड़ इसी से बनाए जाते हैं सुक्रोज से, क्योंकि गन्ने के रस से ही चीनी बनती है तो गन्ने के रस में जो पाया जाएगा उसी से ही गुड़ बनेगा, चीनी बनेगी। तो गन्ने के रस में पाया जाता है सुक्रोज, इसीलिए कहा जाता है कि इससे चीनी और गुड़ बनते हैं। अगला टॉपिक क्या है, माल्टोज। माल्टोज क्या है इसको देख लेते हैं। माल्टोज क्या है, अंकुरित बीजों में मिलता है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। माल्टोज कहाँ पाया जाता है, ये माल्टोज पाया जाता है अंकुरित बीजों में। अंकुरित बीजों में जैसे हो गया चना और मूंग होता है जो वो भिगा के खाया जाता है, उसमें अंकुरित जब आँख निकल जाते हैं तब खाने के लिए बोला जाता है कि वह सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अंकुरित बीजों में मिलती है ऊर्जा के ही अच्छे स्रोत होते हैं, ये इसमें माल्टोज पाया जाता है। तो माल्टोज जो शर्करा होती है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो माल्टोज शर्करा होती है, ये अंकुरित बीजों में पाई जाती है। आज से आपको पता चल गया कि क्यों अंकुरित बीजों को खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा बहुत मिलती है, इसमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। अब लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज क्या है, यह दूध में पाई जाती है। लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पाया जाता है, दूध में। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। केसीन प्रोटीन के कारण रंग सफ़ेद होता है और कैरोटीन वसा के कारण रंग पीला होता है। माँ का दूध सर्वोत्तम दूध माना गया है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। जो मिल्क होता है उसका वाइट कलर किसके कारण होता है, उसमें केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ये भी सीटेट के एग्जाम में एक बार प्राइमरी के में पूछा था कि दूध में निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं है, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये था। दूध में पीलेपन का कारक कैरोटीन होता है, ये सही था। दूध का पास्चुराइजेशन 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, ये भी सही था। दूध का पास्चुराइजेशन 72.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, तो ये 72 नहीं है, 71 है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही दूध के क्वालिटी से आपके क्वेश्चन ऐसे ही एक एनसीईआरटी की बुक से एक ही लाइन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन, तो समझ गए, कैरोटीन प्रोटीन के कारण उसका रंग पीला होता है। आप गाय के दूध का देखेंगे पीला कलर होता है, तो उसमें कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। माँ का दूध सर्वोत्तम दूध माना गया है। दूध का पास्चुराइजेशन होता है, क्या होता है, ये मतलब दूध को ये खराब ना हो प्रिजर्व करने का एक टेक्निक है पास्चुराइजेशन। इसके क्या किया जाता है कि 30 मिनट तक 62.8 तापमान पर, देखिए यहाँ है 62.8 तापमान पर 30 मिनट तक दूध को रखा जाता है। रख के अगर रख दिया जाए तो दूध कभी खराब नहीं होता। और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर
71 देखिए 71.7 डिग्री सेंटी या मतलब ये तो हो गया, अगर ये प्रोसेस कर पाएँ तो कर पाएँ 30 मिनट तक सही, लेकिन 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर 15 सेकंड के लिए रख दिया जाए तो दूध कभी ख़राब नहीं होगा। यही होता है पास्चुराइज़ेशन। 62 याद रहना चाहिए, 62.8 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड तक। अगर इसको मतलब या तो इस पे रखें या तो 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए रखें, तो दूध का पास्चुराइज़ेशन यही इसी को कहा जाता है। अब चलते हैं स्टार्च की तरफ। स्टार्च क्या है? स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च स्टार्च पौधे के संचय के रूप में मिलते हैं। जो पौधे का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जो अपना वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, उसके बाद जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसको जिस रूप में संचित करता है प्लांट, उसी को स्टार्च कहते हैं, मतलब स्टार्च के रूप में रखता है। और मनुष्य किस रूप में रखता है? अगर मनुष्य भोजन करता है तो उसका डाइजेशन होता है, उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होते हैं, जैसे फैट खाया, प्रोटीन पाया है, तो बॉडी जो है उसको स्टोर करके रखती है। तो वो स्टोर करके जो जिस रूप में रखती है, मनुष्य की बॉडी रखती है, उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन में रखती है। यही चीज़ें प्लांट जो है अपना स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में रखता है। दोनों बात आपकी क्लियर हो गई होगी। पौधे के संचय के रूप में मिलती है गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का में 60 से 80% तक स्टार्च पाया जाता है। गेहूँ में, जौ में, ज्वार, बाजरा, जो मक्का, ये सब मिलेट्स हैं, इसमें 60 से 80% तक स्टार्च पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है 90% चावल में पाया जाता है। और चावल जो है 70% मनुष्यों का मुख्य भोजन है। बिना चावल का कोई एक दिन नहीं रह सकता। तो 70% मनुष्य चावल पे डिपेंड है, मुख्य भोजन उनका है। और सबसे ज़्यादा स्टार्च जो पाया जाता है वो चावल में पाया जाता है, 90% तक पाया जाता है। अगला क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक है जौ, सबसे पुराना अनाज है। सबसे अगर खुदाई में सबसे पहले अनाज की खोज हुई थी तो वो जौ था। गेहूँ नहीं था, वो जौ था। ज्वार और बाजरा को निर्धन लोगों का भोजन कहा जाता है, ज्वार और बाजरा को। अनाज के संरक्षण के लिए, अनाज अगर आपके यहाँ सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसमें जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए आप मार्केट में जो जाते हैं लेके आते हैं, वो उसको सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किए करके उसको स्टोर किया जाता है। तो उसमें गेहूँ में, चावल में से कीड़े नहीं पड़ते। तो वो क्या होता है? सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल होता है, उससे स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? अभी हमने बताया कि जो मनुष्य होता है वो अपना वो स्टोर्ड फूड मटेरियल जिस रूप में रखता है उसी को ग्लाइकोजन, और प्लांट रखते हैं तो स्टार्च कहते हैं। अब ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ लीजिए। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन यह जंतु शरीर में संचय के रूप में मिलती है। मानव के लीवर इसका संचय होता है, आधे दिन के उपवास में समाप्त हो जाती है। ये जंतु शरीर में संचय के रूप में भी पहला पॉइंट जैसे हमने बताया ये था, जो मनुष्य रखता है ग्लाइकोजन होता है, तो संचय के रूप में मानव लीवर में इसका संचय, अगर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है तो मानव शरीर के लीवर में होता है। आधे दिन के उपवास अगर हम व्रत रहें तो आधे दिन के उपवास में ये ग्लाइकोजन जो है नष्ट हो जाती है। ग्लाइकोजन समझ लिए। अब सेलुलोज क्या है समझिए। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है सेलुलोज। सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसे कागज़, लकड़ी, कागज़, रुई, दफ्ती, जो जितने भी ये हम लोग पढ़ते हैं, पेपर से लिखते पढ़ते हैं, सब ये किसका बनता है? सेलुलोज का। सेलुलोज पाया कहाँ जाता है? सेलुलोज पाया जाता है प्लांट के। प्लांट में जो जितने भी उसकी लकड़ियाँ होती हैं उसको काट करके लकड़ियाँ की लकड़ी बनती है, कागज़ बनता है, रुई बनता है, दफ्ती बनता है, जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब सेलुलोज की। बस सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में पाई जाती हैं सेलुलोज जो है प्लांट में पाई जाती हैं। अगला क्या है? काइटिन है। काइटिन कीटों के शरीर का कंकाल बनाती है। काइटिन भी एक प्रकार का है
कार्बोहाइड्रेट जो कीटों के शरीर का कंकाल बनाता है, जो जितने भी कीट पतंगे हैं उनका जो आउटर कवर बॉडी होता है वो काइटिन का बना होता है। चाहे आप कीड़े मकोड़े कोई भी मकड़ी जितने भी ये कीड़े मकोड़े देखते हैं सबकी जो बॉडी का ऊपर का लेयर होता है वो काइटिन का बना होता है। जिलेटिन क्या है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो अधिकतम शैवालों से निकाला जाता है। इसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में, फेस क्रीम बनाने में किया जाता है। अगर टूथपेस्ट बनता है, फेस क्रीम बनती है, तो एक प्रकार का जिलेटिन सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। ये एक लिक्विड होता है, ये जिलेटिन शैवालों से निकाला जाता है। इससे फेस क्रीम और टूथपेस्ट बनाए जाते हैं। चलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के स्रोत कौन-कौन से हैं? कहाँ-कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको लगता, कहाँ से लगता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है? तो अगर सबसे ज़्यादा क्या पनीर में, क्या सोयाबीन में, क्या मशरूम में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप बताइए कहाँ पाया जाता होगा? सोयाबीन सब लोग कहते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, पनीर खाना चाहिए प्रोटीन पाया जाता है, मशरूम खाना चाहिए, किस में कितना परसेंट प्रोटीन पाया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन के निर्माण से भी बनता है कि प्रोटीन में कौन-कौन से तत्व मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। ये पहला पॉइंट, इसे देख लेते हैं। प्रोटीन प्रोटीन देखिए, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों से मिलके हुआ है। प्रोटीन किससे किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट भी मिलके बना था, ये 4:2:1 के अनुपात में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों से मिलके बना था। और प्रोटीन जो है 4 तत्वों से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब सर्वप्रथम इसमें अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से क्वेश्चन बनते हैं कि अब तक कितने अमीनो एसिड की खोज हुई है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो में अमीनो एसिड पाया जाता है, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके इसकी कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाई जाती है। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और यह जुड़कर कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का निर्माण होता है? ये भी कई बार अक्सर एग्जाम में साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें पूरी जितने मैटर आप समझ गए, इसी सब से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब राइबोसोम में इसका निर्माण होता है, ये भी पूछा, 20 अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चीज़ें आप समझ गए। अब चलते हैं मानव शरीर की, इस प्रोटीन की ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों है? ये है कि मानव शरीर में प्रोटीन का भार 15 से 20% तक प्रोटीन से पाया जाता है। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। और इसमें एंजाइम जो होता है ये शरीर हमारे उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम 35 डिग्री से 30 से 35 डिग्री तापमान के बीच ये होता है, तब ये सक्रिय होता है। अगर इससे तापमान कम है या ज़्यादा है तो एंजाइम कोई वर्क नहीं करता है। इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड बना है कि एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं और जो शरीर में उत्प्रेरक का यानी कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, किसी कार्य को कराने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की सर्वाधिक सक्रियता 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, ये सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। प्रोटीन का क्या काम है? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ना हो तो क्या नहीं कार्य नहीं होगा। प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए अति आवश्यक है। नई कोशिका का निर्माण करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। अगला पॉइंट क्या है? बाल्यावस्था में अब प्रोटीन की कमी, अगर हमारी मरम्मत नहीं, प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी, या छोटा बालक उसके शरीर में कमी होती है तो इससे रोग भी होते हैं और बहुत ही घातक रोग होते हैं। रोग कौन कौन से हैं कि अगर बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी होने पर शरीर कुपोषण में आने लगता है। कुपोषण आप जानते ही होंगे कि कुपोषण एक गंभीर बीमारी है। हर साल भारत इससे 10 से 15% बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण से लड़ रहे हैं।
तो बाल्यावस्था में इस प्रोटीन की कमी होने पर शरीर कुपोषण में आने लगता है और क्वाशरकोर रोग होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वाशरकोर और मेरेस्मस, ये रोग आपको दोनों पता होने चाहिए। ये बाल्यावस्था के रोग हैं। बाल्यावस्था में प्रोटीन की अगर कमी होगी, दोनों रोग ये पीड़ित होते हैं। और 2 वर्ष से कम वर्ष के में बच्चों में अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है तो कुपोषण में आ जाता है वो बच्चा, और उसमें मेरेस्मस रोग होता है। मरास्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी 2 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। और जो क्वाशरकोर रोग है, ये क्वाशरकोर जो रोग है ये बाल्यावस्था में होता है, यानी कि 6 वर्ष तक के, 5 से 6 वर्ष तक के पहले के बच्चों में क्वाशरकोर, अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशरकोर रोग होता है। इसमें होता क्या है, बच्चों का जो है हाथ पैर पतला हो जाता है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। इससे लगाया जाता है अनुमान कि उसमें क्वाशरकोर रोग है, बच्चे में प्रोटीन की कमी है। अगला क्या पॉइंट है, इमरजेंसी में प्रोटीन टूटकर शरीर में ऊर्जा देती है। अगर इमरजेंसी में कोई भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ऊर्जा कोई नहीं ले रहे हैं, तो इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी के पोजीशन में, वैसे तो टूटता पहले कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर इमरजेंसी में है तो ये प्रोटीन टूटता है। और 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटने से कितनी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में अभी हमने बताया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन 1 ग्राम अगर प्रोटीन टूटती है तो 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटने से, और 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन मानव को 55 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इस मिलता किसी को नहीं है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा किसमें कितना है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा अगर देखिए तो कितनी होती है, प्रोटीन में अगर प्रतिशत मात्रा तो 43% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन को माना जाता है कि सोयाबीन, देखिए सोयाबीन जो हम लोग ये खाते हैं सोयाबीन, ये सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन बहुत छोटे छोटे दानों का उत्तराखंड के क्षेत्रों में हमने देखा हुआ है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में जैसे हमारे यहाँ अरहर होता है, वैसे वहाँ पे सोयाबीन उसी एकदम सेम साइज आप देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि अरहर है कि लेकिन वो सोयाबीन होता है। ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है सोयाबीन। उसको जो छोटे छोटे मटर अरहर के दाने होते हैं, वो सोयाबीन को पहले मशीनीकृत में मशीन करके उसका पेस्ट बना करके उसको सोयाबीन के, जो हम लोग सोयाबीन की सब्जी बना खाते हैं, ये उसमें चेंज किया जाता है। ये सोयाबीन ऐसे होता नहीं है, उसका बीज होता है सोयाबीन का। ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में मिलता है, हमने देखा हुआ है। उस बार पहली बार देखा था, हम ही नहीं पहचान पाए थे। ये एकदम अरहर की दाल की, अरहर के जो बीज होते हैं उसकी तरह होता था। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अरहर की ये दाल है कि सोयाबीन है। तो सोयाबीन का छोला वोला भी बना के खाया जाता है, और उसको मशीनीकृत करके ये सोयाबीन जो हम कली आती हैं, इसका जो सब्जी बनाया जाता है उसका मशीनीकृत फार्म होता है। मसूर दाल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 25%, बादाम में 21% प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में 15 से 25%, मांस में 21%, उड़द में 24%, पनीर में 18। पनीर खाते हैं बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा, बहुत प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 18% सबसे कम प्रोटीन, 18% प्रोटीन जो पनीर में पाया। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपको लेना है, खाना है, तो 2 चीज़ें खाइए, सोयाबीन और दूसरी चीज़ जो होती है मशरूम। मशरूम में 55 से 60% तक प्रोटीन पाया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में 55 से 60%, और सोयाबीन में, 2 चीज़ों में पाई जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आखिरी टॉपिक एक पढ़ते हैं, इसके बाद और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, उस सब चीज़ों को पढ़ाऊंगी। ये लास्ट टॉपिक है वसा। वसा पढ़िए, वसा क्या है। वसा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। आप कवर किए अब तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब वसा देखिए, वसा क्या है। वसा का निर्माण कहाँ होता है, वसा का निर्माण इसमें देखिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट मिल्क बनाते हैं वही वसा का भी निर्माण करते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4:2:1 के अनुपात मिले थे, तो कार्बोहाइड्रेट बना था। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब सर्वप्रथम इसे ग्लिसरॉल या फैटी एसिड बनता है। इसमें क्या होता है, पहले ग्लिसरॉल बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, इसके बाद एस्टर बांड से जुड़कर वसा का निर्माण होता है। अब वसा में कौन सा बांड पाया जाता है, एस्टर बांड पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा बांड अभी हमने बताया कौन सा पाया जाता है, पेप्टाइड बांड पाया जाता है। तो इसमें पहले सबसे पहले ग्लिसरॉल बनेगा, फैटी एसिड, जब ये एस्टर बांड से जुड़ेंगे तभी इसमें वसा का निर्माण करते हैं।
ऑक्सीजन की कमी के कारण वसा जल में घुलती नहीं है, लेकिन ईथर, जैसे ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, एसीटोन हुआ, एल्कोहल हुआ, क्लोरोफॉर्म और पेट्रोलियम पदार्थों में घुलनशील होती है। वसा देखिए, वसा क्या है, जैसे वसा क्या है, जैसे सरसों का तेल आपके घर में होगा, अगर उसको पानी में डालते हैं तो क्या उसमें वो घुलती है? कभी नहीं घुलेगी, वो सतह पे तैरने लगती है। क्यों क्यों तैरने लगती है? क्योंकि वसा जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन ये अगर ईथर में, बेंजीन में, एसीटोन में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, पेट्रोलियम में अगर इसको घोल दिया जाए तो ये उसमें घुलनशील होती है, लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं होती। आप इसे समझ गए होंगे, जो वसा क्या है, जो सरसों का तेल है वो एक प्रकार का वसा है। जो घी है, जो हमारे यहाँ गाय भैंस का घी निकलता है, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो घुलता है, उसमें कभी नहीं घुलेगा, उस सतह पे तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वसा होती है जल में अघुलनशील होती है, जल में कभी नहीं घुलती है। वसा 2 प्रकार की होती है। वसा के 2 प्रकार क्या हैं? पढ़ लीजिए। वसा के प्रकार ये आपको पता होने चाहिए। प्रकार में संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। 2 वसा हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये दोनों प्रकार आप याद रखिएगा। संतृप्त वसा के एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं और असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल कौन-कौन से आते हैं। तो जो देखिए, कमरे के आपकी किचन में होगा घी, तो घी जो है हमेशा जो है ठोस अवस्था में रहती है। तो और आपके घर में होगा सरसों का तेल, किचन में सरसों का तेल, तो सरसों का तेल हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। तो जो हमेशा द्रव अवस्था में रहे, यही यही 2 प्रकार हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा। ऐसी वसा जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। जो जैसे सरसों का तेल हुआ, ये द्रव अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी वो वसा असंतृप्त वसा कहलाएगी। जैसे सरसों का तेल और अलसी का तेल, अरंडी का तेल, जितने भी तेल हैं ये आएँगे असंतृप्त वसा में। जो वसा कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में नहीं पाई जाएगी, उसको संतृप्त वसा कहते हैं। जैसे घी, वनस्पति घी, जो घी हैं, जैसे नारियल का तेल है, ये भी हमेशा क्या ठोस अवस्था में रहता है। घी हमेशा ठोस अवस्था में रहती है, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, उसको संतृप्त वसा, और जो ठोस अवस्था में नहीं द्रव अवस्था में पाई जाएगी उसको असंतृप्त वसा। यही संतृप्त असंतृप्त वसा के थोड़े से अंतर इसमें हैं। अगला पॉइंट क्या है? संतृप्त वसा में असंतृप्त वसा अधिक सुपाच्य होते हैं। जो असंतृप्त वसा अधिक सुपाच्य होता है। क्यों? जो घी होता है, घी जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये गाढ़ा जो ठोस होता है, ये हमारे शरीर में खाने में तो ये घी बहुत लोग चाव से सब खाते हैं, लेकिन ये सुपाच्य नहीं है। पचाने में इसके ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है स्टमक को, तो ज़्यादा पाचक रस इसमें चाहिए होते हैं, इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है ये जो घी है, जो घी यानी संतृप्त वसा। इससे अधिक सुपाच्य रिफाइन होता है। रिफाइन वैसे खाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो कई असंतृप्त वसा अम्लों से तैयार किया जाता है। कौन? असंतृप्त वसा जब बहुत सारे मिलते हैं तो रिफाइन तेल आती है उसका निर्माण होता है। संतृप्त वसा से असंतृप्त वसा अधिक सुपाच्य है। संतृप्त वसा से अधिक, हाँ, वैसे बात कर रहे हैं, जैसे घी हमने बताया, घी खाने के लिए, सेहत के लिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पचता भी जल्दी नहीं है। तो यही पॉइंट ये आप देख लीजिए। अगर तेल जल्दी पच भी जाता है, शरीर के लिए अच्छा, लेकिन घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ये अहम भूमिका निभाता है, इसलिए घी अब बहुत कम ही लोग सब खाने लगे हैं, किसी को पचता नहीं है। उन्हें पाचक रस एंजाइम ऐसे ही नहीं बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वैसे पचता नहीं, तो हमारे जो बॉडी में वेन्स होती हैं उसमें जाकर के इसकी ये लेयर जमने लगती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए घी बहुत कम लोग अब खाते हैं, खाना छोड़ दिए हैं। ये देखिए इतने टॉपिक थे, किसमें आपके मानव आहार, ये जंतुओं का भी आहार है, जंतुओं की एनिमल भी डाइट है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। इसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अभी हमें पढ़ने हैं मिनरल साल्ट, वाटर और न्यूक्लिक एसिड।
अभी विटामिन भी पढ़ रहा है, विटामिन अगली वीडियो में विटामिन, मिनरल साल्ट और न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और वाटर पढ़ेंगे। वाटर भी एक है सब्जेक्ट, उसमें भी ईवीएस में देखेंगे तो जल है, जल, यात्रा भी चीज़ें जो हम बनाते करते हैं, संबंध, परिवार और मित्र, सब पे हम वीडियो बना देंगे, प्राइमरी के भी और जूनियर के भी एग्जाम के। जितने भी हैं ये यही सब टॉपिक है, आप जितनी जल्दी वो कवर कर लीजिए। सब इसी सब टॉपिक से जितने भी पॉइंट हैं ये एनसीईआरटी के बेस से ही ये सब बुक से हैं।